हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स का हरियाणा बोर्ड का स्टैंडर्ड का सेट बी का पेपर सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्यूशंस हैं हमारे पास अब यहाँ पे, तो मैं आपको सॉल्यूशंस करके दूंगी। शॉर्ट वीडियो में हमने इसके आंसर की थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी पढ़ के बताऊँगी मैं, हिंदी में पढ़ के बताऊँगी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, AD is equals to 3 centimeter, BD is equals to 4 centimeter and BC is equals to 14 centimeter, then DE is equals to, तो हमें DE बताना है यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास फिगर है। यहाँ पे फिगर में यहाँ पे है A, B एंड C। हमारे पास ये ट्राइंगल है। यहाँ पे DE जो है हमारे पास पैरेलल है BC के। ठीक है, तो AD हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, BD हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और जो DE है वो हमें फाइंड करनी है और BC जो है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अगर हम देखा है तो BPT रूल, BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होता है। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे AE और EC हमें नहीं चाहिए, हमें DE और BC चाहिए। तो यहाँ पे BPT थ्योरम जब हम प्रूव करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स उसके लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें AD के साथ हम BD को ना लेकर AD की फुल AB भी ले सकते हैं, फुल लेंथ ऑफ द साइड AD अपॉन AB। अब यहाँ पे अगर हम AD अपॉन AB करेंगे तो हम यहाँ पे AE अपॉन AC भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। तो हम यहाँ थर्ड साइड ले रहे हैं DE अपॉन BC, बिकॉज यहाँ जो ADE ट्राइंगल है और जो ABC ट्राइंगल है वो सिमिलर है। ठीक है, तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़। ठीक है, अब AD थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, AB की हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है AD और DB को मिलाकर हमारे पास AB बनता है। तो 3 + 4 मतलब 7 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद DE हमें फाइंड करनी है और BC हमें 14 गिवन है। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास यहाँ पे DE का आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 6, मतलब कि 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर B, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि B ऑप्शन है। यहाँ बच्चा गलत टिक करके आया पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास B ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है आकृति A में AT केंद्र O वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, मतलब AT हमारे पास यहाँ पे स्पर्श रेखा है, मतलब टेंजेंट है, और OT हमारे पास यहाँ पे उसको केंद्र को मिलाया गया है टेंजेंट T पॉइंट के साथ। ठीक है ना, तो जो 4 सेंटीमीटर है। एंगल OTA 30 डिग्री है और हमें AT की वैल्यू फाइंड करनी है। इंग्लिश में भी बता सकती हूँ मैं आपको। यहाँ पे AT टेंजेंट है और T पॉइंट से O सेंटर तक हम जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे सेंटर है हमारे पास O। यहाँ पे हमने लिया है पॉइंट T और यहाँ से हमारे पास AT जा रही है। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 30 डिग्री है और हमें AT फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अगर हम देखें तो पहले हम यहाँ लाइन ज्वाइन करेंगे। ये है हमारी रेडियस, दैट इज़ त्रिज्या, और जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होती है, मतलब त्रिज्या और जो हमारी स्पर्श रेखा होती है वो लंब पे मिलती है, मतलब 90 डिग्री पे मिलती है। तो यहाँ एक त्रिभुज बन की है, ट्राइंगल बन की है, जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें यहाँ पे 2 साइड्स होनी ज़रूरी हैं, 4, और यहाँ पे कोई और होती है, ये होती, तो हम ये आराम से पाइथागोरस से लगा लेते। लेकिन अब पाइथागोरस नहीं लगा सकते तो हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल, मतलब 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम यहाँ देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो बेस है, बेस मतलब आधार, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, दैट इज़ कर्ण। तो हम लोग यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो फॉर्मूला होता है हमारा कॉस थीटा का, और थीटा हमारे पास यहाँ पे है 30 डिग्री। तो कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, और बेस हमारे पास नहीं है, वो है 80, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 का आंसर आ जाएगा 4√3/2। तो यहाँ काट के हमारे पास आ जाएगा 2√3, दैट इज़ हमारे पास ऑप्शन नंबर C, 2√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट,
थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है यदि साइन अल्फ़ा 1/2 है और साइन कॉस बीटा 1/2 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मतलब साइन अल्फ़ा इज़ 1/2, साइन अल्फ़ा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1/2 और कॉस बीटा भी हमारे पास है 1/2। अब साइन के अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से देखें तो साइन अल्फ़ा का हमारे पास जो 1/2 है वो होता है साइन 30 डिग्री पर। इट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर होगी 30 डिग्री। और कॉस में अगर हम 1/2 देखें तो कॉस हमारा 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री पर। मतलब कि बीटा की जो वैल्यू है वो होगी 60 डिग्री। और हमें पूछा था अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, दैट इज़ 30 + 60 मतलब कि 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है इफ़ 4 tan थीटा = 3। हमारे पास है 4 tan थीटा = 3। तो यहाँ पे हम tan थीटा 4 को उधर डिवाइड में ले जाएंगे बटे में, तो ये बन जाएगा 3/4। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के हिसाब से tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि लंब बटे आधार। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि हम यहाँ पे सम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पे लंब मतलब हमारा 3 है और हमारा बेस है 4। हम यहाँ पाइथागोरस की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे। पाइथागोरस की हेल्प से हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज़ 9 + 16 इज टू h स्क्वायर। तो यहाँ 25 आ गया और h जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया करंट 5। ठीक है, नाउ हमें पूछा क्या है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ हम बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अब अगर देखा जाए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 5। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ 4/5। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4/5 और नीचे पुट करेंगे 4 × 3/5 प्लस 4/5। नाउ सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बनेगा 12। 4 से 12 - 4 नीचे भी आ जाएगा 12 + 4/5। 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/16, काट कर आ जाएगा 1/2। दैट इज़ अवर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम राइट साइड ले गए हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि साइन थीटा की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं और कॉस 4 मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 1, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है HCF और LCM। अब HCF का फॉर्मूला हमें पता है, हमें HCF के अंदर लीस्ट वैल्यू लेनी होती है। तो HCF है P की पावर M Q की पावर N। अब यहाँ पे x और y के अंदर अगर हम देखें तो P की पावर जो लीस्ट है वो है कम, P की पावर जो कम है वो है 2 और Q की पावर कम है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो HCF हो गया वो हो गया P की पावर 2 एंड Q की पावर 3। इसका मतलब M हो गया हमारा 2 और N हो गया हमारा 3 एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ HCF हमारे पास बोल रहा है P की पावर M Q की पावर N। तो जो 2 है वो M हो गया और 3 जो है हमारा N हो गया। नेक्स्ट एलसीएम की बात कर रहा है P की पावर R एंड Q की पावर S। और एलसीएम के अंदर हम क्या लेते हैं, बड़ी पावर लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ी पावर है P की 3 और Q की पावर है बड़ी 4। तो यहाँ P की पावर 3 एंड Q की पावर 4, तो R हो गया हमारा 3 एंड S हो गया हमारा 4। अब हमें फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ M + N एंड R + S। ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है।
तो अब यहाँ पे m प्लस n करेंगे, m प्लस n हमारा बन रहा है 2 + 3 दैट इज़ 5 और r प्लस s हमारा बन रहा है 7। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। हमारे शून्य का अल्फा बीटा जो हमारे पॉलिनोमियल है बहुपद पी वाई 4y² - 3y - 7, देन 1/बीटा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 1/बीटा प्लस 1/अल्फा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर बीटा प्लस अल्फा। नाउ अब हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, इनके योग का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ b a क्या है 4, हम यहाँ लिख लेते हैं a इज़ 4, b इज़ -3 और c इज़ -7। हम अपने क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हैं, a 4 है, b -3 है, c -7 है। अब यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो -b/a की जगह, तो यहाँ हमारे पास आंसर बनेगा माइनस का -3/4, मतलब कि 3/4। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a दैट इज़ -7/4। अब हमने यहाँ पे पुट करना है, ऊपर हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस 3/4, नीचे हमारे पास अल्फ़ा बीटा है दैट इज़ प्रोडक्ट, मतलब -7/4। 4 से 4 कट गया, हमारे पास आंसर बचा -3/7 दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है p² इज इक्वल टू 78/98। ठीक है, तो p² हमारे पास है 72/98। तो p की वैल्यू क्या होगी, मतलब इंग्लिश में यहाँ बोल रहा है p क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा या इरेशनल नंबर होगा। मतलब हिंदी में बोल रहा है पूर्ण संख्या होगी मतलब होल नंबर, पूर्णांक होगा मतलब इंटीजर, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो ये हमारे कोई स्क्वायर नहीं है, 72 और 98 कोई भी हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो यहाँ इसका आंसर आएगा 36 और 98 को अगर हम कट करेंगे 2 के टेबल पे तो यहाँ आएगा हमारे पास 49। अब p² का आंसर आ गया 36/49। तो p का आंसर क्या बनेगा 6/7। ठीक है, प्लस में भी और माइनस में भी, लेकिन इंटीजर के अंदर जो हमारा आंसर है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो हमारा जो पूर्णांक है मतलब जो इंटीजर ऑप्शन है वो गलत हो गया। बेशक प्लस माइनस है लेकिन रैशनल नंबर हमारा p/q की फॉर्म में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, दैट इज परिमेय संख्या। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कह रहा है हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। 2k, k + 10 और 3k + 2 हमारी जो है वो 3 AP की टर्म्स है, तो हमें k का आंसर फाइंड करना है। यहाँ हम देखिए लिखते हैं 2k, ये हमारा a1 है, k + 10 ये हमारा a2 है और 3k + 2 ये हमारा a3 है। अब हम पहले यहाँ पे d निकालेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है a2 - a1। तो पहले हम लिखेंगे k - 10 - 2k, तो ये हमारा बन गया -k + 10। दोबारा से हम d निकालेंगे a3 - a2 करके, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 3k + 2 - k + 10। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 3k + 2 - k - 10, यहाँ सॉल्व किया 2k - 8। अब दोनों ही हमारे d के आंसर है, दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो -k + 10 बराबर 2k - 8। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा -3k = -18। तो k का आंसर आ जाएगा -18 - 3 दैट इज 6। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, 6 ऑप्शन। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो इसमें कह रहा है हमारे पास 2 इक्वल रूट्स हैं, तो हमारा c का आंसर क्या होगा। अगर हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इसको हम 0 पुट कर देते हैं, तो b² - 4ac = 0। तो 4ac = b², c की वैल्यू आ जाएगी b²/4a। ठीक है, दैट इज डी ऑप्शन। हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन बन जाएगा b²/4a। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक डायमीटर है, मतलब हमारे पास एक व्यास है जिसके 2 बिंदु हैं।
ठीक है। तो दो बिंदु है हमारे पास -5,4 और 1,0। तो हमें त्रिज्या की दूरी मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है -5,4 एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 1,0। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सपोज ये हमारे एंड पॉइंट्स थे और ये हमारा सेंटर है O। तो ये एंड पॉइंट से हम पहले डायमीटर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है। अब पुट करते हैं तो अंडर रूट के अंदर हम पुट करेंगे 1 + 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास 6 बन रहा है, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ हमारे पास -4 बन रहा है, -4 का स्क्वायर 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 52 का रूट। अब हम 52 के फैक्टर्स बनाएंगे। 52 के फैक्टर्स बनेंगे 2, 26, 2 एंड 13। तो हमारे पास 2 का पेयर बन गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2√13। ये हमारे डायमीटर का आंसर है, लेकिन हमें रेडियस का आंसर पूछा है। रेडियस निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर √13 आ जाएगा। बच्चा यहाँ पे गलती से पेपर में 2√13 पुट करके आया है। हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन, दैट इज़ √13 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12th। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4 इन द रेशो 1:2 इंटरनली। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, हम एक रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स है 7, -6। दूसरा पॉइंट है 3:4 और हम यहाँ पे 1:2 में ले रहे हैं। ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है। ठीक है, हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 × M1 + x1 × M2 अपॉन M1 + M2। सेम ऐसे y का होता है y2 × M1 + y1 × M2 अपॉन M1 + M2। हम यहाँ सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 2 × 7 अपॉन 1 + 2 एंड यहाँ सॉल्व करेंगे 4 × 1 + 2 × -6 अपॉन 1 + 2। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 + 3 हमारे पास बनेगा 17, 17/3। कॉमा यहाँ सॉल्व करेंगे 6 × 12, 12 माइनस का है और यहाँ 4 प्लस का है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे -8 आ जाएगा अपॉन 3। अब हमें पॉइंट को क्वाड्रेंट में बताना है, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में हमारा आंसर है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ग्राफ में हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये -x माइनस और y प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस होता है और फोर्थ में x प्लस और जो y है वो माइनस होता है। और हमारा आंसर जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में कह रहा है द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज़ 45। तो उसका पैरामीटर क्या होगा। ठीक है, हमारे पास परिमाप क्या होगा एक त्रिज्य खंड का। हमारे पास हम त्रिज्य खंड ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक सेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमें एंगल जो गिवन है वो है 45 का और हमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पैरामीटर परिमाप फाइंड करना है। परिमाप के लिए हमें पैरामीटर के लिए हमें ये दो रेडियस दिख रहे हैं, तो 2r प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr × θ/360। हम बस वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले 2 × रेडियस, रेडियस 14 था, प्लस 2 × 22/7 × r 14 और थीटा हमारे पास 45/360। हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारे पास 7 और 14 कट गए 2 पे, 2 1 से 2 एंड यहाँ 180 कट गया, फिर से कट गया 90, 45 और 92 पे कट गए, 111 पे कट गया, हमारे पास बचा 11 + 28 दैट इज़ 39 सेंटीमीटर। तो ये फिल इन द ब्लैंक था, तो हमारा आंसर आया 39 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 14th क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है द सर्फेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशो 16:9। तो 16:9 हमारे पास सरफेस एरिया है, मतलब हमारे पास यहाँ पे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्फीयर, गोला स्फीयर, ठीक है, ऐसे होता है हमारे पास। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr²। तो फर्स्ट वाले का हमारे पास 16 गिवन है और सेकंड वाले का हमारे पास
9 गिवन है, 4 पाई कैंसिल, r² इज इक्वल टू 16/9। मतलब कि रेशो को अगर हम इसकी रेशो देखें तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये 4:3 बन जाएगा, R/R, ठीक है ना। तो अब इनके वॉल्यूम की मतलब हमें इनके आयतन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³, और सेकंड वाले का पुट करेंगे तो 4/3 पाई r³, कैपिटल R ले लेते हैं। 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 कैंसिल, r हमारा फर्स्ट r था 4, सेकंड r है हमारे पास 3, इनका क्यूब कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 64 और यहाँ आ जाएगा 27, मतलब हमारी रेशो जो है वो आ जाएगी 64:27। तो हमारा आंसर है 64:27। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन की बात करें तो 15th क्वेश्चन में हमें कह रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है। हमें एंगल गिवन है x डिग्री, थीटा हमारे पास x डिग्री है, और हमारे पास रेडियस जो है वो 4r है। तो रेडियस मतलब त्रिज्या r जो हमारे पास है वो 4r है। हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² θ/360। हम यहाँ पाई को पाई ही रख रहे हैं, आप पुट भी कर सकते हो 22/7। नेक्स्ट r की जगह मैं रखूँगी 4r का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह x, 360 डिग्री। मैं पाई को पाई ही रख रही हूँ, 4r मतलब 16r स्क्वायर इंटू x/360। अब हम यहाँ कटिंग करेंगे 16 के साथ, 16 को पहले 4 पे कट करते हैं, 4 पे, और यहाँ कट जाएगा हमारा 90 पे। नेक्स्ट 4 को फिर से करेंगे 2 पे, 2, और यहाँ आ जाएगा 45। तो हमारे पास आंसर आ गया 2πr² x/45। अगर आप 22/7 पुट कर दोगे तब भी वो आंसर सही है, ठीक है। आप उसको सॉल्व कर लेना, तो मैंने इस हिसाब से आंसर रखा है बिकॉज ये ऑप्शन वाला आंसर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 16th क्वेश्चन है। हमें कह रहा है यहाँ पे बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे एक डाटा गिवन है, लेकिन ये डाटा जो है वो हमारे पास सिंपल कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ हिंदी में लिखा है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इंग्लिश में लिखा है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30। तो पहले हम यहाँ पे इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में। तो बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, यहाँ सेम चलेगा हमारे पास, एंड बिलो 60 भी है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे अब बिलो के साथ जो हमारा डाटा होता है वो हमारे पास होता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमें गिवन है 3, 12, 27, 57, 75 एंड 80। अब हम पहले F फाइंड करेंगे। F फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे होगा 3, 12 में से 3 गए, हमारे पास यहाँ बचा 9, देन यहाँ फिर से माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 15, देन फिर माइनस करेंगे, फिर बचेगा 30, देन फिर माइनस करेंगे 18, देन फिर माइनस करेंगे 5। अब रहेगी हमारी कंटिन्यूस सीरीज बनाने। बिलो 10 का मतलब होता है 0 से 10, यहाँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। अब बहुलक मतलब मॉडल, मॉडल में हमारे पास सबसे बड़ी है फ्रीक्वेंसी 30, और इसके सामने वाली जो हमारी क्लास है दैट इज़ 30 to 40। तो हमारा आंसर हो गया 30 to 40। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडेज। ठीक है, अब कोई भी साल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे लीप ईयर का आ जाए चाहे नॉन लीप ईयर का आ जाए, तो हमें अगर 53 मंडे या 53 संडे, 53 ट्यूसडे आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास नॉन लीप ईयर है, मतलब हमारे पास टोटल 365 दिन है। और यहाँ पर देखिए टोटल हमारे जो वीक्स होते हैं 52 वीक्स होते हैं, और हमारा साथ में एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है अगर हमारा नॉन लीप ईयर है, ठीक है ना। तो 52 वीक्स का मतलब 52 मंडे तो आएंगे ही आएंगे। अब बचा एक दिन, अब वो एक दिन मंडे होगा या नहीं होगा, तो हमारे पास 7 ऑप्शन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो इन 7 दिन में से मंडे कौन सा होगा, एक दिन, तो इसका चांस है 1, और टोटल है 7 ऑप्शंस। 52 तो है ही है हमारे पास, ठीक है ना। तो लास्ट 53 संडे का हमारे पास चांस है 1/7, तो 53 मंडे का हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/7। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, इफ द मीन एंड मोड, हमारे पास माध्य और बहुलक गिवन है 25 और 28, हमें मीडियन मतलब हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला होता है इसका, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, तो हमें मीडियन फाइंड करना है, हमें मीन गिवन है 25
और हमें मॉड गिवन है 28। हमने यहाँ सॉल्व किया 50 + 28, लेकिन यहाँ 3 मीडियन है, हमें इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा 78/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा 26। तो हमारे मीडियन का आंसर आ जाएगा 26। नेक्स्ट असर्शन रीजन 19th क्वेश्चन में कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इसमें बड़े वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इंग्लिश में इसको समझते हैं। त्रिज्या मतलब रेडियस, हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के, जिसमें हमारे पास, हम यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, एक हमारे पास बड़ा सर्कल है और एक हमारे पास छोटा सर्कल है। इसका जो हमारे पास है वो 3 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब वो बोल रहा है कि जो बड़े वृत्त से, मतलब जो बड़े सर्कल से यहाँ हमारी जीवा मतलब कोड जा रही है, वो इसको टच कर रही है, उसकी लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा ये 90 पे कट करेगा और यहाँ अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारी यहाँ से A से लेकर B तक 4 सेंटीमीटर बनेगी और B से लेकर C तक फिर से 4 बनेगी, तो टोटल 8 हो जाएगी, 6 नहीं है। तो असर्शन गलत हो गया। और रीज़न जो हमारा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। दो टेंजेंट्स अगर एक ही पॉइंट से बनाए गए तो वो इक्वल होते हैं। करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। लास्ट 20th क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 + √3 एंड 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमारे पास है 2 + √3 एंड 5 - √3, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा यहाँ पे 10 + 5 √3 - 2 √3 - 3, तो सॉल्व करेंगे 7 + 3 √3, जो कि एक इरेशनल नंबर है, मतलब एक परिमेय संख्या है। तो असर्शन करेक्ट है। लेकिन सेकंड कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। दो अपरिमेय संख्या का प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के आधार पर तो हमारा ये सही बन रहा है, लेकिन ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा नहीं होता। सपोज कीजिए यहाँ √3 मैंने एक इरेशनल नंबर लिया है और √3 ही मैं दूसरा रैशनल नंबर ले रही हूँ, ठीक है। तो √3 × √3 हमारे पास यहाँ पे 3 बना, जो कि इरेशनल नहीं है। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब असर्शन सही है और रीज़न फॉल्स है। अगर सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों और आपको और सॉल्यूशंस चाहिए हों किसी चीज़ के, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। फॉलो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।